पाकिस्तान और IMF वफ़द के दरमियान नवे जायज़ा मुज़ाकरात का आज पहला दौर मुकम्मल हो गया है। एलामिया के मुताबिक IMF वफ़द को बजट खसारे, एक्सचेंज रेट और मुआशी इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि गर्दिशी कर्ज़े ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। मुज़ाकरात में मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ और इस्लाहात के एजेंडे पर भी गौर किया गया। वफ़द को यकीन दहानी कराई गई है कि हुकूमत तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज़ों को ख़त्म करेगी। IMF ने अगली किस्त की अदायगी से पहले तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। IMF मिशन चीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान नवे जायज़े की तकमील के लिए तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा। जैसे जैसे हुकूमत IMF की शराइत मान रही है, वैसे वैसे आवाम के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या IMF प्रोग्राम की बहाली ही पाकिस्तान को मुआशी दलदल से निकाल सकती है? डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए सख्त मुआशी इस्लाहात इस वक्त कितनी नागुज़ीर हैं और क्या IMF से किसी रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए? इसके साथ साथ IMF की ऐसी कौन कौन सी शराइत हैं जिस पर हमें सर तस्लीम खम करना पड़ेगा? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपको IMF प्रोग्राम की बहाली होती दिखाई दे रही है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि डेलीगेशन आ गया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने जो 2-3 प्रायर एक्शन थे जिसमें से करेंसी को मार्केट बेस्ड करना और जो तेल की कीमतें हैं पेट्रोल डीजल की उसको एडजस्ट करना, वो चूँकि कर लिया है तो प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा लगती है कि IMF की जो किस्त है नवा जायज़ा पूरा हो जाए और किस्त मिल जाए। मगर अगर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती की और IMF की जो दूसरी बातें नहीं मानी तो कुछ रिस्क है, मगर मुझे लगता है कि शायद रिस्क कम है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बातें कौन सी हैं सुहेल जो हुकूमत मानने से इनकार कर सकती है या ये सोच सकती है कि अभी नहीं मानी जा सकती? आई थिंक वो सारे इकदाम जिससे शायद अवाम डायरेक्टली इफेक्ट हों, जिसमें बिजली की कीमतें बढ़ना, जिसमें गैस की प्राइस बढ़ना, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी या उस पर GST, ये वो चीज़ें हैं जो शायद पॉलिटिकली मुश्किल हों। दूसरी जानिब जो टोबैको पे टैक्स लगाना है, वो फ्लड लेवी है, बैंकों पे टैक्स लगाना है, उसका इम्पैक्ट शायद अवाम को ना पहुंचे तो वो आसान है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें जिसका इम्पैक्ट वो अवाम जो वैसे ही 25% की महंगाई देख रही है उस पर इम्पैक्ट डालना हो सकता है कि वहाँ पे शायद कुछ रेजिस्टेंस हुकूमत की तरफ से देखने में आए। लेकिन सुहेल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, IMF की तमाम शराइत मानना हमारी मजबूरी है और अगर हम तमाम शराइत मानते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बिल्कुल, देखें जो हालात है मईशत के और दुनिया के भी हालात हैं, तो होता ये है कि जब दुनिया के हालात ख़राब होते हैं तो IMF भी बड़ा सख्त हो जाता है। तो उसमें हमें सारी बातें माननी ही पड़ेंगी, चॉइस कम है और उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि शॉर्ट टर्म में महंगाई बढ़ेगी, मगर आप अगर डिफ़ॉल्ट हो गए IMF के ना होते हुए या IMF के होते हुए तो उसके जो इम्प्लीकेशन है वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो मेरे ख़्याल में जो 2 नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें से बेहतर है कि आप IMF की शराइत मान के नेगेटिव चीज़ जो कम ईविल है, लेसर ईविल है, वो अडॉप्ट करें। अच्छा सुहेल, एक बात ये भी अखबारात में लिखी जा रही है, जो इकोनॉमी को जानते हैं वो ये बात इसकी तरफ इशारे कर रहे हैं कि शायद IMF इस दफ़ा हमारे सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी कुछ सोच के आया है और कुछ मुतालबात करेगा कि आप इनके साथ ये सलूक करें। देखिए, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब जो घाना में और श्रीलंका में IMF ने सबक सीखा है, तो IMF तो कहता है कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। तो जब अगर हुकूमत कहती है कि हम टैक्सेस ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो IMF कहेगा आप अपने अखराजात कम करें और उसमें से वो अखराजात कम करें जो पब्लिक की फलाह के लिए हों उसको ना करें, जो डेवलपमेंट के लिए हो उसको ना करें। तो अब कौन से रह गए जिस हम कह रहे हैं कि लेस एसेंशियल, तो चाहे वो सिविल वो गवर्नमेंट के चलाने के लिए हों या मिलिट्री के हों या कोई और ऐसे एक्सपेंसेस जो इतने एसेंशियल नहीं हैं, उसकी कटौती पर भी IMF कह सकता है। या फिर ये भी कह सकता है कि कम से कम आप अगले बजट में जो उनको इजाफा करते हैं वो ना करें। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा मसला ये है कि रिसेशन में
ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाना और कलेक्ट करना भी मुश्किल है, तो हल यही रह जाता है कि आप अपने खर्चों को कम करें। अच्छा, और आपको क्या लगता है IMF से डॉलर आने के बाद हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी? मुश्किलात कम हो जाएंगी, ख़त्म तो नहीं होंगी। और मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और काफ़ी हमने इस पे 2 डिटेल रिपोर्ट्स भी निकाली है। हमारी मुश्किलात जब भी ख़त्म होंगी कि जब पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट है उसको मौखर कर दिया जाए या उसको माफ़ कर दिया जाए, जिसको अंग्रेज़ी में डेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ये वो ऐसी चीज़ है डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो आपको 3 से 5 साल का एक स्पेस प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप अपने रिफॉर्म्स के थ्रू एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को इतना बैलेंस करें कि 3-4 साल के बाद जब वो पेमेंट ड्यू हो तो आप पे कर सकें। तो आपके सवाल का जवाब है कि मुश्किलात कम करेंगी, मगर मुश्किलात हल जब ही होंगी जब पाकिस्तान की हुकूमत डेट रिस्ट्रक्चर कराएगी। अच्छा सुहेल साहब, आप कह रहे हैं कर्जों के रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए फिर कोई ना कोई कीमत भी तो अदा करनी पड़ती है। नहीं, कीमत यह है कि रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। अगर कोई आपके कर्जे को आगे कर रहा है या माफ कर रहा है तो वो उसके तहत यही कहेगा कि आप अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करें, अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें। तो जो IMF कह रहे हैं वही कहेगा, और वो शायद हो सकता है उससे ज्यादा सख्त भी हो, और फिर उसको वो सस्टेन करे। वो कहे कि अगर मैं 5 साल के लिए आपके कर्जे को आगे कर रहा हूँ तो अगले 5 साल में आपको ये करके दिखाना है, वरना मैं अपना कर्जा माफ नहीं करूंगा। तो इस सिलसिले में हम चीन से बात कर सकते हैं? नहीं, ये बात होगी वो सारे लेंडर से होगी, जिसमें सबसे बड़े चीन है, इसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर, UAE है। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो फ्रेंडली ममालिक हैं उनसे रिस्ट्रक्चर करानी चाहिए, क्योंकि उनकी शराइत निस्बतन कम सख्त होंगी। और अगर हम G20 की तरफ गए और पेरिस क्लब और दूसरे की तरफ गए तो उनकी शराइत बहुत ही सख्त होंगी और उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन उसमें तो आमतौर पे वो तो पॉलिटिकल लिंक के साथ होती है। आपको याद होगा जब 9/11 के बाद ऐसी सूरत पेश आई थी और पेरिस क्लब हमारे साथ बड़ा नर्म हो गया था, तो अब तो ऐसी सूरत हाल बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें पहले मिफ्ता साहब ने भी कहा, फिर इसहाक डार साहब ने भी कहा कि हमें डेट रिस्ट्रक्चर करना है। इसका मतलब है कि अवेयरनेस है, बट चूंकि ये हुकूमत के अब कुछ महीनों की मेहमान है, इसके बाद इलेक्शन होने हैं, और प्लस जो भी आपका लेंडर होगा वो यही चाहेगा कि वो मुज़ाकरात जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग के, उसमें काफी महीनों लगते हैं, वो उस हुकूमत के साथ करे जिसके पास 5 साल हों। तो ये जो भी चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत तो नहीं करेगी। ये शायद अगर बहुत अच्छी उम्मीद हम रखें तो केयरटेकर हुकूमत शुरू कर सकती है, या फिर ये सारा जो काम है नई हुकूमत को करना पड़ेगा। तो जो नई हुकूमत है उसे किस तरह का पाकिस्तान मिलेगा, और वो नई हुकूमत कितने वादे हैं जो अवाम के साथ करेगी कि पूरे हो सकें, और आपके ख्याल में क्या अगली हुकूमत में भी ये चांसेस होंगे कि हम ग्रो कर सकें? देखें, अगर रीस्ट्रक्चरिंग अगली हुकूमत करवा लेती है तो पहला साल मुश्किल होगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल वो थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अगर नई हुकूमत ने वक्त ज़ाया नहीं किया और फौरन IMF के तहत रीस्ट्रक्चरिंग कराई तो पहले साल तकलीफ होगी, बट आई थिंक इसके बाद वाले सालों में कुछ बेहतरी नजर आ जाए। क्योंकि देखें, अगर आपको $23 बिलियन पे करने हैं साल के, और उसमें से हमारे हिसाब से रीस्ट्रक्चरिंग से 13-15 बिलियन माफ हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं, तो डेट रीपेमेंट बहुत कम रह जाएगी। तो जब डेट रीपेमेंट कम रह जाएगी तो हुकूमत जो पैसे आवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर सकती है। तो पहला साल 2 साल शायद चैलेंजिंग हो नई हुकूमत के लिए, और अगर उसने बहुत अच्छी रीस्ट्रक्चरिंग कर ली तो आगे जाके कुछ ग्रोथ की उम्मीद पैदा होगी। सुहेल साहब, आपको क्या लगता है IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक जाएगा? देखिए, इन्फ्लेशन तो ज़्यादा ही रहेगा। हमारा अंदाज़ा है कि ये मंथली इन्फ्लेशन जो आजकल 25-26 है वो हो सकता है कुछ महीने 30-32 हो जाए। मगर अगर डॉलर संभल जाता है, जो हमने 3 महीने पहले रिपोर्ट की थी उसमें कहा था कि 270 हो सकता है, तो अगला जो साल होगा, मतलब जो जुलाई 2023 से शुरू होगा, उसमें हमें लगता है कि इन्फ्लेशन की रफ्तार कम होके कोई 14-15 रह जाएगी औसतन। मगर अगले 3-4 महीने में ये जो असेसमेंट है ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस है, या आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में प्रोडक्शन की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में रहेगा, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट है कि पाकिस्तान में फिस्कल और मॉनेटरी टाइटनिंग होगी। तो 3 से 6 महीने इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, शॉर्ट मुझे क्लोजिंग पे जाना है। प्रोग्राम की अगर बहाली हो भी जाती है तो उसके बाद
की सूरत हाल भी बड़ी चैलेंजिंग है हमारे लिए। हाँ, उसके बाद की सूरत हाल चैलेंजिंग है, बिल्कुल है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने जो हमारा रियासती ढांचा है ना, इसमें जो खराबियां हैं उनको दूर करें। हमने जो बिला बेतुके किस्म के टैक्सेस लगा रखे हैं, कुछ उनको रैशनलाइज करें, कुछ को ख़त्म करें और अपना टैक्स नेट जो है बढ़ाएं। उसके साथ फिर हमने जो बेतुकी किस्म की लोगों को टैक्स इंसेंटिव्स दे रखे हैं, सब्सिडीज दे रखी हैं, खाद के कारखानों को, टेक्सटाइल को, इसको उसको, ये सब्सिडीज ख़त्म करें। और उसके लिए मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल ये है कि हम पंजाब के अंदर, सारे सूबे ही ये करते हैं, लेकिन पंजाब का चूंकि सबसे बड़ा ऑपरेशन है इसलिए बता रहा हूँ आपको। पंजाब में हमने आइंदा कुछ अरसे में फूड के नाम पे, यानी गंदम की बाइंग के नाम पे, एक बिल्कुल आप यूं कहिए कि रिसोर्सेज का ज़िया करना है। तो भाई अब इसको ख़त्म करें, महकमा खुराक को बंद करें, कम से कम ये तो काम करें। महकमा खुराक को बंद करके लोग पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ गंदम की मार्केट है, इसको ज़रा ठीक करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी मार्केट्स ठीक हो जाएंगी और इस तरह आपकी सब्सिडीज से जान भी छूट जाएगी।